अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे 7 चैप्टर के साथ, जिसका नाम है स्मार्टफोन या अपने मोबाइल डिवाइस के साथ कार्य करना। तो जब हम मोबाइल की बात करते हैं, आपके स्मार्टफोन की बात करते हैं, तो हम सब जानते हैं कि मोबाइल या स्मार्टफोन के आने की वजह से कैसे एक रेवोल्यूशन आया है। पहले जिस जमाने में हम लेटर्स के थ्रू कम्युनिकेट करते थे, आज वही काम कितना आसान हो गया है। हम यहाँ बैठे यूएस में, कनाडा में किसी को भी कॉल कर सकते हैं, ईमेल्स कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, फोटोज भेज सकते हैं और भी बहुत कुछ। तो मोबाइल के आने की वजह से हम सब जानते तो हैं कि मोबाइल ने एक बहुत ही बड़ा बदलाव लाया है। पर इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि मोबाइल में आप क्या क्या कार्य कर सकते हैं, मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, यानी कि किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, और मोबाइल डिवाइसेस में भी किन किन प्रकार के डिवाइसेस आते हैं। जैसे कि एक होता है स्मार्टफोन, एक होता है टैबलेट, एक होता है फैबलेट। तो इस तरीके से हम उनके बारे में जानेंगे और कुछ ऐसी एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे जो आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके उसे बहुत ही यूज़फुल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हुए हम जानते हैं कि स्मार्टफोन्स या फिर आपके मोबाइल डिवाइसेस किस प्रकार के होते हैं। इस टॉपिक का नाम है हैंडहेल्ड डिवाइसेस के प्रकार। सबसे पहले तो जब हम हैंडहेल्ड डिवाइसेस की बात करते हैं तो मार्केट में कई तरह के डिवाइसेस अवेलेबल हैं, जैसे कि स्मार्टफोन, फैबलेट, टैबलेट, फीचर फोन। अब हम जानेंगे कि ये अलग अलग तरह के डिवाइसेस में ऐसी क्या फीचर्स हैं जो इनको अलग बनाते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला डिवाइस है फीचर फोन। फीचर फोन वो फोन है जो कीपैड वाला होता है, जो छोटा सा नोकिया या माइक्रोमैक्स और ये सब के फोन्स आते थे और अभी भी आते हैं, कई लोग यूज करते हैं, उसे कहते हैं फीचर फोन। अब इस फोन में और जो आप स्मार्टफोन यूज करते हैं उसमें क्या मेन फर्क है? सबसे मेन फर्क ये है कि फीचर फोन में आप एडवांस चीजें नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हाई क्वालिटी ऑडियोज और वीडियोज रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं या फिर कोई गेम्स नहीं खेल सकते हैं। वो बस बेसिक चीजों के लिए वो फोन बना हुआ है। फीचर फोन में कीपैड्स होते हैं, जैसे कि हमारे लैपटॉप में होते हैं, वैसे ही फीचर फोन में कीपैड होते हैं और टच स्क्रीन नहीं होती है। इस वजह से आपको कीपैड के जरिए फोन को यूज करना होता है। तो इस पर आप कॉलिंग कर सकते हैं, इस पर आप टेक्स्ट मैसेजिंग कर सकते हैं, इस पर आप कैलेंडर देख सकते हैं, कॉन्टैक्ट सेव कर सकते हैं और भी कई तरह के काम कर सकते हैं। पर स्मार्टफोन के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा लिमिटेड होता है, यानी कि आप हर तरह का काम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि कुछ फोन्स में आप इंटरनेट ब्राउजिंग नहीं कर सकते हैं, या फिर जैसे हम हमारे ये जो स्मार्टफोन्स आते हैं इसमें हम वीडियो रिकॉर्ड कर पाते हैं, वो आप फीचर फोन में नहीं कर सकते हैं। तो ये था हमारे सबसे पहले मोबाइल डिवाइस का प्रकार, जिसका नाम है फीचर फोन। तो अब जानते हैं हमारे दूसरे टाइप के मोबाइल डिवाइस के बारे में, जिसे हम कहते हैं स्मार्टफोन। अब स्मार्टफोन ये वो मोबाइल डिवाइस है जो आप, मैं और हम सब पूरी दुनिया यूज कर रही है। स्मार्टफोन एक एडवांस वर्जन है, मान लीजिए फीचर फोन का। जैसे कि फीचर फोन में आप बस कॉलिंग कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस भेज सकते हैं या कुछ लिमिटेड काम ही कर सकते हैं, वैसे ही स्मार्टफोन पे आप वो सारे काम कर सकते हैं जो शायद आपका कंप्यूटर भी करता है, जैसे कि गेमिंग करना, फोटो एडिट्स करना, वीडियो एडिटिंग करना या फिर कोई भी एडवांस लेवल का सॉफ्टवेयर यूज करना। तो एक स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम से चलता है। एक स्मार्टफोन में या तो एंड्रॉयड या तो iOS होता है, यानी कि एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है या फिर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, और ये स्मार्टफोन इस ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से काम करता है। अब हम जानते हैं कि फीचर फोन और स्मार्टफोन की अगर हम बात करें तो इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है। जैसे कि फीचर फोन में आपको लिमिटेड एप्लीकेशंस यूज करने का ही फायदा मिलता है, वहीं स्मार्टफोन में आप हर तरह के एप्लीकेशंस इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरी चीज, फीचर फोन में शायद आप फोटोज या वीडियोस ना क्लिक कर पाए, पर स्मार्टफोन में आजकल आप DSLR लेवल के फोटोज या वीडियोस क्लिक कर पाते हैं। जैसे मैं कई लोगों को जानती हूँ जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं या फिर वीडियोग्राफर्स हैं, जो शूट करने के लिए अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है आप भी करते होंगे, तो ये एक मेन डिफरेंस है। फिर तीसरी चीज़ कि स्मार्टफोन थोड़ा सा महंगा आता है फीचर फोन से, हाँ, जो कि जाहिर सी बात है क्योंकि फीचर फोन में ज़्यादा आपको ज़्यादा वो सर्विसेज नहीं मिलते हैं। इस वजह से फीचर फोन सस्ते आते हैं और मार्केट में इतने नहीं बिकते हैं। वहीं हम स्मार्टफोन की बात करें
तो मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकने वाला फ़ोन है स्मार्टफोन, क्योंकि आप इसमें हर तरह के काम कर सकते हैं। आपको एक बात जान के बहुत ताज्जुब होगा कि आजकल आप चाहें तो नया स्मार्टफोन बस मात्र 4-5 हज़ार में आप खरीद सकते हैं। हाँ जी, ऐसे कुछ ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं मार्केट में जहाँ पे आप स्मार्टफोन 4-5-6 हज़ार में भी आपको मिल जाते हैं, जो कि फीचर फ़ोन के मुकाबले ज़्यादा महंगा नहीं है, पर फीचर फ़ोन के मुकाबले बहुत ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमने जाना स्मार्टफोन के बारे में। मुझे नहीं लगता कि स्मार्टफोन के बारे में हमें और ज़्यादा इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल सब कोई स्मार्टफोन यूज़ कर रहा है। चाहे हम किसी भी प्रोफेशन में हो, कोई भी काम करते हो, स्मार्टफोन हम सबके पास है और हम इस डिवाइस से वाकिफ़ हैं। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे टाइप के मोबाइल डिवाइस के बारे में, जिसका नाम है टैबलेट। अब टैबलेट की जब हम बात करते हैं तो आप समझिए कि टैबलेट कुछ ऐसा डिवाइस है जो स्मार्टफोन और आपके कंप्यूटर या लैपटॉप के बीच में आता है। यानी कि ना ही वो एक स्मार्टफोन है और ना ही वो एक कंप्यूटर या लैपटॉप है, वो कहीं बीच का एक डिवाइस है जो आपको दोनों तरह के काम परफॉर्म करने के लिए आपको वो सुविधा देता है। अब आपने टैबलेट कहीं ना कहीं देखा होगा या आप खुद यूज़ करते होंगे। जनरली ये टैबलेट आप समझिए प्रोफेशनल लोग यूज़ करते हैं या फिर स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं जो कि चाहते हैं कि वो उस डिवाइस को कहीं पे भी लेकर घूम सके और कहीं पे भी पढ़ाई कर सके, अपना काम कर सके। कंप्यूटर हर जगह कैरी करना पॉसिबल तो है नहीं, पर लैपटॉप कैरी करना भी मुश्किल होता है। उन लोगों के लिए टैबलेट बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, क्योंकि वो उतना बड़ा भी नहीं होता और आप उसको ईजिली अपने छोटे बैग में या फिर कहीं पे भी रख सकते हैं और इसका ज़्यादा वेट भी नहीं होता। तो एक तरह से मान लीजिए कि स्मार्टफोन आपका समझिए 4 to 5 इंचेस का आता है और कंप्यूटर या लैपटॉप काफ़ी बड़ी स्क्रीन वाला होता है। तो वैसे ही टैबलेट कहीं 7 से 8 इंच के बराबर होता है। ये ना ही स्मार्टफोन होता है और ना ही कंप्यूटर या लैपटॉप होता है, कहीं बीच का एक डिवाइस है जो आप यूज़ कर सकते हैं। टैबलेट में सबसे खास बात होती है कि टैबलेट एक टच स्क्रीन डिवाइस होता है, यानी कि आप उसे फिंगर से टैप करके उसे ऑपरेट कर सकते हैं। साथ ही साथ टैबलेट में एक स्टाइलिश डिवाइस होता है, यानी कि जैसे कि आप पेपर पे कुछ भी लिखते हैं, वैसे ही टैबलेट के साथ एक पेन आती है जिसके ज़रिए आप टैबलेट पे आइकन्स ओपन कर सकते हैं। इवन आप कोई ड्राइंग कर सकते हैं। इवन आप जो भी काम जो हम फ़ोन से टच स्क्रीन से करते हैं वो आप उस पेन के ज़रिए कर सकते हैं। अब टैबलेट की बात कर रहे हैं तो टैबलेट पे वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में होता है। टैबलेट को आप वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ आप उसमें अपना मोबाइल डेटा कनेक्ट करके भी इंटरनेट का एक्सेस ले सकते हैं। और कई सारे टैबलेट्स पे डिटैचेबल कीबोर्ड्स होते हैं, यानी कि जैसे कि आपके लैपटॉप पे आपका स्क्रीन होता है और नीचे की तरफ कीबोर्ड वाला पार्ट होता है, वैसे ही कई सारे टैबलेट्स के साथ डिटैचेबल कीबोर्ड्स आते हैं। यानी कि जब आप टैबलेट को कीबोर्ड के साथ यूज़ करना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड को अटैच कर सकते हैं, और जब आप चाहते हैं कि आप कीबोर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप कीबोर्ड को डिटैच कर सकते हैं। तो ये बहुत ही कन्वीनियंट ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो ऑफिस का काम, स्कूल का काम, कॉलेज का काम या कोई भी ऐसा प्रोफेशनल ड्राइंग, कोई आर्टिस्ट है, कोई काम जो अपने डिवाइसेस पे करते हैं जनरली, और वो चाहते हैं कि कन्वीनियंस ज़्यादा रहे, ज़्यादा वेट ना हो डिवाइस का, कहीं पे भी लेकर वो कैरी कर कर घूम सके। तो इस मामले में टैबलेट एक बहुत ही यूज़फुल डिवाइस है। अब बात करते हैं हमारे चौथे टाइप के मोबाइल डिवाइस के बारे में, जिसका नाम है फैबलेट। अब फैबलेट से आप क्या समझ पा रहे हैं? कुछ ऐसा लग रहा है कि शायद ये फ़ोन भी हो सकता है या शायद ये टैबलेट भी हो सकता है। तो हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ये आपके स्मार्टफोन या टैबलेट का एक कॉम्बिनेशन है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई ऐसा डिवाइस आपको चाहिए जो स्मार्टफोन जितना मतलब साइज़ में छोटा हो, कन्वीनियंट हो कि आप उसको पॉकेट में लेके घूम सके, और थोड़ी सी उसकी स्क्रीन बड़ी हो जिससे आप उस पर कोई भी काम कर सके, आसानी से मूवीज़ देख सके या एडिटिंग कर सके या कोई भी काम कर सके जो मतलब ज़्यादा आंखों पे स्ट्रेस ना पड़े, आपको बहुत छोटे छोटे आइकन्स ना दिख रहे हों। तो ऐसी सिचुएशन में फैबलेट एक बहुत ही यूज़फुल डिवाइस होता है। फैबलेट आपके टैबलेट और स्मार्टफोन का एक बीच का कॉम्बिनेशन है जो स्मार्टफोन के फीचर्स भी रखता है और साथ ही साथ एक टैबलेट के फीचर्स भी रखता है।
फैबलेट सेम आपके स्मार्टफोन की तरह काम करता है, यानी कि इसमें भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसमें भी आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, इसमें भी आप वीडियोस ले सकते हैं, कैमरास यूज़ कर सकते हैं और हर वो तरह के एप्लीकेशंस इंस्टॉल कर सकते हैं जो आप एक स्मार्टफोन या टैबलेट में कर सकते हैं। तो ये तो हमने जान लिया फैबलेट के बारे में। तो इस पॉइंट में हमने देखा कि मोबाइल डिवाइस के क्या क्या प्रकार होते हैं। तो याद करिए, सबसे पहले हमने देखा कि फीचर फ़ोन क्या होता है, यानी कि वो फीचर फ़ोन जो कीपैड वाले जो फ़ोन्स आते हैं छोटे, जो हमारे मम्मी या दादी या दादाजी यूज़ करते हैं, तो वो वाले फ़ोन्स को कहा जाता है फीचर फ़ोन। दूसरे टाइप का डिवाइस आ गया हमारा स्मार्टफोन, जो आजकल हम सब यूज़ करते हैं, हमारा टच स्क्रीन स्मार्टफोन, जिसपे हम गेमिंग, एडिटिंग, कॉलिंग, GPS से लेके हर वो चीज़ कर सकते हैं, तो उसे कहते हैं स्मार्टफोन। तीसरा हमारा आ गया टैबलेट, यानी कि स्मार्टफोन और लैपटॉप के बीच का कोई कॉम्बिनेशन, जिसमें आप कई तरह के प्रोफेशनल काम भी कर सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं टैबलेट। और चौथा हमारा आ गया फैबलेट, यानी कि वो डिवाइस जो ना कि स्मार्टफोन है ना कि टैबलेट है, बीच में कहीं आता है, जिसे आप बहुत ही कन्वीनियंट तरीके से यूज कर सकते हैं। अब चैप्टर में आगे बढ़ते हुए हम जानते हैं लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, यानी कि आपके मोबाइल डिवाइस को चलाने वाला जो सॉफ्टवेयर होता है, जो हम हमारे मोबाइल स्क्रीन पे देखते हैं, जो सारे आइकन्स होते हैं, जो सॉफ्टवेयर होता है, वो कितने प्रकार के आते हैं। तो सबसे मुख्य 2 प्रकार के आते हैं। एक तो आपका हो गया एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा है एप्पल iOS। इन दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे आजकल के सारे डिवाइसेस, आप मान लीजिए स्मार्टफोन डिवाइसेस, निर्धारित है। हर दूसरे इंसान की आप फ़ोन पर आप देखेंगे तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक सॉफ्टवेयर तो इंस्टॉल ज़रूर होगा। तो थोड़ा सा हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। तो मोबाइल को चलाने के लिए जो सिस्टम इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य तरह से 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला तो हो गया आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा है एप्पल iOS। आज आप कहीं पे भी चले जाएं, किसी से भी पूछें, अगर आप उनका फ़ोन चेक करेंगे तो इन दोनों सॉफ्टवेयर्स में से एक सॉफ्टवेयर तो उनके फ़ोन में ज़रूर होगा। या तो वो एंड्रॉयड यूज़ कर रहे होंगे या तो वो एप्पल iOS यूज़ कर रहे होंगे। और ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर एप्पल iOS उनके फ़ोन को वर्केबल बनाता है, यानी कि उनके फ़ोन में जो भी हार्डवेयर है, जो भी चिपसेट है, उसके साथ मिलकर वो फ़ोन का एक प्रॉपर सिस्टम क्रिएट करता है, जिसके ज़रिए आप फ़ोन को यूज़ कर पाते हैं। जैसे कि इसको इस तरीके से समझिए, आपके फ़ोन में कैमरा है, ठीक है, बहुत ही अच्छा कैमरा है, पर अगर आपके फ़ोन में एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आप उस कैमरा को यूज़ कैसे कर पाएंगे, यानी कि उस कैमरा से कम्युनिकेट कैसे कर पाएंगे कि मैं अभी पिक्चर क्लिक करना चाह रही हूँ या मैं वीडियो रिकॉर्ड करना चाह रही हूँ। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके और डिवाइस के बीच में एक मीडिएटर का काम करता है, जो आप जो भी इंस्ट्रक्शंस उसे देते हैं वो फ़ोन से करवाता है। तो अब आगे बढ़ते हुए हम एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्पल iOS के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल पे बना है, जिसे बनाया है गूगल ने। गूगल वही सॉफ्टवेयर जिस पर आप ब्राउज करते हैं, अपना यूट्यूब यूज़ करते हैं, ये सारे एप्लीकेशंस यूज़ कर पाते हैं, उसी कंपनी ने इस एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया है। ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मान लीजिए हर 3 में से 2 लोगों के पास ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपको उनके फ़ोन पे मिलेगा,
ये बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट ऑपरेटिंग सिस्टम है और मेरे ख्याल से सबसे अधिकतम यूज़ किए जाने वाला एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम हमारे फ़ोन्स में देखते हैं वो है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे जब चाहे तब प्रोग्रामर अपने सहूलियत के हिसाब से चेंज कर सकता है। अब आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। गूगल ने अपना पहला एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया था 2008 में, जिसका नाम है एस्ट्रो। आगे जाने के बाद इन्होंने दूसरे टाइप की ऑपरेटिंग सिस्टम्स को लॉन्च किया, यानी कि उनके दूसरे वर्जन्स को रिलीज किया जिसको नाम दिया गया बेंडर और कपकेक। आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि फिर आगे जाकर गूगल ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स का नाम मिठाइयों पर और डिजर्ट्स पर रखना शुरू कर दिया। तो कुछ नाम आपको बताती हूँ, जैसे कि डोनट, एक्रेल, फ्रोयो, जिंजर ब्रेड, हनीकोम, आइसक्रीम सैंडविच, जेली बीन, लॉलीपॉप, मार्शमेलो और ऐसे ऐसे नाम रखे जाते थे उस समय में। आज आप देखेंगे अपने एंड्रॉयड पर तो सबसे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसका नाम है एंड्रॉयड 14। और अगर बात करते हैं कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम कितना यूज़फुल है और कितना मज़ेदार है, तो आप समझिए कि आज जितने भी लोग जो स्मार्टफोन्स यूज़ कर रहे हैं वो एंड्रॉयड को बहुत ही आसानी से चला पाते हैं। आप भी स्मार्टफोन यूज़ करते होंगे, आपको भी पता होगा कि अगर आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं तो कितना ईजी और कन्वीनियंट है। उसमें जो ऐप्स हैं उन्हें आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं। और एंड्रॉयड पे स्विच करते ही, या तो फिर अगर आप नए यूज़र हैं, कुछ ही दिनों में आपको उस ऑपरेटिंग सिस्टम की इतनी अच्छी हैबिट हो जाती है कि आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होती है उस फ़ोन को ऑपरेट करने के लिए। तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आज के ज़माने में सबसे इजी, कन्वीनियंट और सबसे यूज़ किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब हम जानते हैं हमारे दूसरे तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जिसका नाम है एप्पल iOS। ये वही ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके एप्पल स्मार्टफोन, आपके आईपैड और आपके मैक में यूज़ किया जाता है। तो अगर बात करें एप्पल iOS की, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम आप हर एक डिवाइस में यूज़ नहीं कर सकते। यानी कि जिस कंपनी ने इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया है वो स्पेसिफिकली एप्पल डिवाइसेस के लिए बनाया है। जैसे कि आपका आईफोन, आपका मैक, आपका आईपैड, बस उन्हीं डिवाइसेस पे ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन किया गया है और उन्हीं पे ये काम करता है। और एक स्पेशल तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है स्पेशली एप्पल वॉचेस के लिए, जो थोड़ा सा एप्पल iOS की वर्जन से थोड़ा अलग होता है और वॉच के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। तो इसी तरीके से एप्पल iOS पे आपको कई तरह के एप्लीकेशंस मिलते हैं, जैसे कि आप एंड्रॉयड में सारे वो काम करते हैं, कैमरा यूज़ करना, एप्लीकेशंस इंस्टॉल करना, अनइंस्टॉल करना, वही सारे काम आप एप्पल iOS में भी कर सकते हैं। कुछ लिमिटेशंस हैं दोनों में, कि हो सकता है कि कुछ काम आप एंड्रॉयड में ही कर सकते हैं और एप्पल में नहीं कर सकते हैं, और हो सकता है कि कुछ फीचर्स आप एप्पल में ही कर सकते हैं पर आपके एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं कर सकते हैं। पर देखा जाए तो दोनों लगभग एक तरह से ही काम करते हैं। दोनों में ही आप एप्लीकेशंस इंस्टॉल करते हैं और दोनों में आप हर तरह के टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, और दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इजी, यूज़फुल और आपके डिवाइस को एक तरह से वो माध्यम देता है जिसके ज़रिए आप स्मार्टफोन को यूज़ कर सकें और उसके हार्डवेयर के थ्रू अपने मोबाइल डिवाइस को ऑपरेट कर सकें। अब चैप्टर के इस सेक्शन में हम जानेंगे कि आप अपने फ़ोन में गूगल प्ले स्टोर को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं।
तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जब आप अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन में गूगल अकाउंट या जीमेल अकाउंट को रजिस्टर करते हैं तो उसे हम कहते हैं कि आपने गूगल प्ले स्टोर को कॉन्फ़िगर किया है। जब भी आप गूगल प्ले स्टोर को अपने फ़ोन में यूज़ करना चाहते हैं तो आपको अपने जीमेल अकाउंट से जाके साइन इन करना होता है। तो आइए कुछ इजी स्टेप्स के ज़रिए हम समझते हैं कि कैसे आप अपने फ़ोन में गूगल प्ले स्टोर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो चलिए, प्ले स्टोर को अपने एंड्रॉयड फ़ोन में कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले आप अपने फ़ोन को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद आप ढूंढेंगे प्ले स्टोर आइकन को। आप प्ले स्टोर पर क्लिक करें और उसके बाद आपको करना है साइन इन। साइन इन पे आप टैप करें और यहाँ पे जाकर आपको अपना जीमेल अकाउंट एंटर करना है। अब यहाँ पे आप अपना जीमेल अकाउंट एंटर करें। अब जैसे ही आप अपना अकाउंट एंटर करते हैं उसके बाद आप टैप करेंगे नेक्स्ट पर। इसके बाद आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद आप टैप करेंगे नेक्स्ट पर। इसके बाद आप आई अग्री पे क्लिक करें, जिसके ज़रिए आप इनके सारे गूगल जो प्राइवेसी पॉलिसीज हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे उसके बाद अगर आप अपने डिवाइस का बैकअप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ से चाहे तो टर्न ऑन कर सकते हैं इसे या टर्न ऑफ कर सकते हैं। तो हम यहाँ से इसे अभी के लिए टर्न ऑफ रखते हैं। उसके बाद हम क्लिक करेंगे एक्सेप्ट पर और जैसे ही आप एक्सेप्ट पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि टॉप राइट कॉर्नर में आपको अपना प्रोफाइल दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब ये कि आपने अपने जीमेल अकाउंट से गूगल प्ले स्टोर में साइन इन कर दिया है और इसके बाद आप गूगल प्ले स्टोर को यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। अब इसमें हम जानेंगे कि कैसे आप कोई भी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल या अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में आप अपना एंड्रॉयड फ़ोन ओपन करेंगे और फ़ोन ओपन करते ही आप टैप करें प्ले स्टोर पर और जैसे ही आप अपना प्ले स्टोर एप्लीकेशन ओपन करते हैं आपको लेफ्ट साइड एक मैग्नीफाइंग ग्लास का आइकन नज़र आ रहा होगा। आप उस पर टैप करें और यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करना चाहते हैं उसे आपको यहाँ पे सर्च करना है और उसके बाद आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले जो भी एप्लीकेशन या गेम को इंस्टॉल करना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पे टाइप करें। हमने यहाँ पे मान लीजिए MX प्लेयर टाइप किया। तो MX प्लेयर टाइप करते ही आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे। आपको इन ऑप्शंस में से जिसको भी आप इंस्टॉल करना चाहते हैं उस पे जाके आप इस मैग्नीफाइंग ग्लास आइकन को वापस से टैप करें। अब यहाँ पे हमारे सामने जिस एप्लीकेशन को हम सर्च कर रहे थे वो यहाँ पे नज़र आ रहा है और उसके बगल में इंस्टॉल का ऑप्शन है। इसे इंस्टॉल करने के लिए आपको बस इस इंस्टॉल आइकन पे टैप करना है और जैसे ही आप टैप करेंगे आप देखेंगे कि ये एप्लीकेशन आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो रही है। अब यहाँ पे देखिए इंस्टॉल लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया है और इसे ओपन करने के लिए आप ओपन पे टैप करें और जैसे ही आप ओपन पे टैप करते हैं आप चाहें तो यहाँ से सेटिंग्स में चेंजेस कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो बाद में कर सकते हैं। नॉट नाउ पे क्लिक करके आप डायरेक्टली इस एप्लीकेशन को यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। तो ये हमने जाना कि कैसे आप प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐसे ही आप प्ले स्टोर पे और भी एप्लीकेशंस को एक्सप्लोर करके अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि आप अपने फ़ोन से कैसे किसी भी एप्लीकेशन को डिलीट या डिसेबल कर सकते हैं। यानी कि अगर समझिए आपके फ़ोन में कुछ ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिन्हें आप यूज़ नहीं कर रहे हैं और आपको लगता है कि अब आप उन्हें डिलीट करना चाहते हैं तो वो आप आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने फ़ोन में आना है और फ़ोन में आकर आप जाएंगे सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको अपने फ़ोन में एप्लीकेशन का ऑप्शन नज़र आएगा। मेरे फ़ोन में अगर आप देखेंगे तो ये ऐप्स नाम से है। हो सकता है आपके फ़ोन में ये एप्लीकेशन मैनेजर के नाम से हो। तो मैं यहाँ पर ऐप्स को सिलेक्ट करूँगी। उसके बाद मुझे जाना है
ऐप मैनेजमेंट में। आप यहाँ पे ऐप मैनेजमेंट में जाएं और यहाँ पे मेरे फ़ोन में जो भी एप्लीकेशंस हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी। उसके बाद जिस भी एप्लीकेशन को आप अनइंस्टॉल करना चाहते हैं यानी कि डिलीट करना चाहते हैं उस एप्लीकेशन को सिलेक्ट करें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना चाहती हूँ। उसे सिलेक्ट करने के बाद हमें बस कुछ नहीं करना है, हमें टैप करना है अनइंस्टॉल पर और उसके बाद ओके। और जैसे ही आप ये करते हैं तो आप जिस भी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर रहे थे अब वो आपके फ़ोन से अनइंस्टॉल यानी कि डिलीट हो गया होगा। अब यहीं पे आपको एक बात बता दूं कि कुछ ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं आपके फ़ोन में जिन्हें आप अनइंस्टॉल या डिलीट नहीं कर सकते हैं। ये कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो आपके फ़ोन में पहले से ही आते हैं, पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड आते हैं, पर आपके पास एक ऑप्शन ज़रूर होता है, वो ये कि आप इन एप्लीकेशंस को डिसेबल कर सकते हैं। इन्हें डिसेबल करने के लिए आपको उन एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना है। आप उन पर लॉन्ग प्रेस करें। लॉन्ग प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे इन्फो वाले ऑप्शन में जाके उन्हें यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। जैसे ही आप डिसेबल ऐप पे टैप करेंगे तो ये एप्लीकेशन अब आपको नज़र नहीं आएगी। और जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को वापस से एनेबल करना चाहते हैं तो आप वापस जाएंगे सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आप ऐप्स में जाएं, ऐप मैनेजमेंट में जाएं और जो एप्लीकेशन को आप एनेबल करना चाहते हैं उसे सर्च करें और यहाँ से एनेबल पे क्लिक करके उसे वापस से एनेबल कर दें। इस तरीके से जो प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स आपके फ़ोन में आते हैं उन्हें आप आसानी से डिसेबल कर सकते हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हुए हम जानते हैं कि आप प्ले स्टोर को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं और एप्लीकेशंस कैसे अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने प्ले स्टोर को ओपन किया और उसके बाद आप अगर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए सजेस्टेड फॉर यू का ऑप्शन है, जहाँ पे हमारे लिए कुछ सजेशंस हैं ऐप्स के, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे एडिटर्स चॉइस ऐप्स है, जहाँ पे आप देखिए बहुत सारे एप्लीकेशंस आपको नज़र आ रहे होंगे। ये कुछ बिजनेस टूल्स हैं, ये प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशंस हैं। उसके बाद यहाँ पे बजटिंग टूल्स हैं, मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है। इस तरीके से आप नीचे जैसे जैसे स्क्रॉल करते जाएंगे आपको अलग अलग कैटेगरीज में एप्लीकेशंस नज़र आ रही होंगी। अब इसमें से जिस भी कैटेगरी के एप्लीकेशंस को आप इंस्टॉल करना चाहते हैं उस एप्लीकेशन पे जाकर आप उसे सिलेक्ट करें और इंस्टॉल करें। समझ लीजिए हमने बिजनेस टूल्स में से हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, तो हम इस पे टैप करेंगे और यहाँ से हम इंस्टॉल पे क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। आप चाहें तो इस एप्लीकेशन के बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अबाउट दिस ऐप में जाकर यहाँ पे आपको एप्लीकेशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आप अगर बैक आएंगे तो बैक आकर आप यहाँ पे इस एप्लीकेशन से रिलेटेड और भी डिटेल्स देख सकते हैं। और इसके साथ साथ आप नीचे यहाँ पे रिव्यूज़ देखेंगे, जहाँ पे जिन लोगों ने इस एप्लीकेशन को रिव्यू किया है, यानी कि जिन लोगों ने इस एप्लीकेशन को यूज़ किया है उन्होंने अपने रिव्यूज़ डाले हैं कि एप्लीकेशन उनके लिए कैसी थी, यूज़फुल थी या नहीं, या उन्हें यूज़ करने में कैसा लगा। तो यहाँ पे आप चाहे तो इस रिव्यूज़ को पढ़ सकते हैं। अब अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे सिमिलर ऐप्स में आपको वो सारी एप्लीकेशंस नज़र आएंगी जो आप जिस ऐप को इंस्टॉल करना चाह रहे हैं उससे कुछ सिमिलर है। तो आप चाहे तो ये ऐप्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आप यहाँ पे देखेंगे तो पीपल ऑल्सो इंस्टॉल्ड के ऑप्शन में यहाँ पे वो एप्लीकेशंस है जो लोगों ने अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर रखे हैं। तो इस तरीके से आप इन एप्लीकेशंस को एक्सप्लोर करें। इसी के साथ अगर आप यहाँ पे राइट स्वाइप करेंगे ऊपर की तरफ तो कैटेगरीज में जाकर आपको अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। आप चाहे तो वॉच ऐप्स यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। आप चाहे आर्ट एंड डिज़ाइन से रिलेटेड एप्लीकेशन एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस तरह से आप प्ले स्टोर पे जाकर अलग अलग कैटेगरीज में ऐप्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने यूज़ के हिसाब से उन्हें इंस्टॉल कर सकते हैं।
अब चलिए जानते हैं कि आपका जो स्मार्टफोन डिवाइस है, यानी कि आपका जो मोबाइल फ़ोन है, उसके बारे में अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं, जैसे कि उसमें कौन सा एंड्रॉयड सिस्टम इंस्टॉल्ड है, या फिर उसमें उसका मॉडल नंबर क्या है, मॉडल नेम क्या है, डिवाइस का नाम क्या है, या फिर कौन सा इंटरनेट कनेक्शन उसमें, मतलब कौन सा सिम कार्ड उसमें लगा हुआ है, और ये सारी जानकारी, हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी आपके फ़ोन के बारे में हम कैसे चेक कर सकते हैं। इसके लिए बहुत आसान है, आपको अपना फ़ोन ओपन करना होगा और जाना होगा सेटिंग्स में। तो आइए देखते हैं कि अपने फ़ोन पर अपने फ़ोन की जानकारी हम कैसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने हमारा फ़ोन ओपन कर लिया है और हम सबसे पहले जाएंगे सेटिंग्स में। सेटिंग्स पे आप क्लिक करें, देखिए कैसा आइकन बना होगा जिसका जहाँ पे लिखा होगा सेटिंग्स, आप उस पर टैप करेंगे तो कुछ ऐसा विंडो आपको आपके सामने खुल जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपको जाना है अबाउट सेक्शन में। अब मेरे फ़ोन में अबाउट फ़ोन वाला जो सेक्शन है वो सबसे ऊपर है, आपके फ़ोन में हो सकता है कि वो सबसे एंड में हो, तो आप उस हिसाब से समझ जाइएगा। आप नीचे जाके स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वहाँ पे भी आपको अबाउट सेक्शन मिल जाएगा। अब मैं इस अबाउट फ़ोन पर क्लिक करूँगी और देखिए ये यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन शोकेस कर रहा है, ये सभी इंफॉर्मेशन मेरे स्मार्टफोन से रिलेटेड है, यानी कि मेरे स्मार्टफोन की जानकारी मुझे दे रहा है। इसमें देखिए 14 जो लिखा है ये एंड्रॉयड वर्जन है, यानी कि जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड का, वो कौन से वर्जन पे ये फ़ोन चल रहा है। तो ये फ़ोन में एंड्रॉयड वर्जन 14 इंस्टॉल्ड है, तो वो यहाँ पे जानकारी शोकेस कर रहा है। उसके बाद बगल में आप देखेंगे तो डिवाइस नेम, यानी कि स्मार्टफोन का नाम क्या है, कौन से ब्रांड का है, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शोकेस कर रहा है। फिर नीचे की तरफ आप देखेंगे तो स्टोरेज, यानी कि इसमें 256 GB की 256 GB की टोटल स्टोरेज है, जिसमें से 36 GB मैंने यूज़ किया है और बाकी स्टोरेज फ्री है, तो वो स्टोरेज की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलती है। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे एंड्रॉयड का वर्जन आपको दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पे एंड्रॉयड सिक्योरिटी अपडेट यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, और फिर नीचे की तरफ आप देखेंगे तो डिटेल्ड इन्फो एंड स्पेक्स लिखा हुआ है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कितने GB का रैम है। जैसे देखिए यहाँ पे 12 GB + 4 GB का रैम बता रहा है, यानी कि मेरे फ़ोन में 12 + 4 GB का रैम है। उसके बाद यहाँ पे कौन सा चिपसेट लगा हुआ है, कौन सा प्रोसेसर है, तो डायमेंसिटी 7200 अल्ट्रा ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है। उसके बाद यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन का इन्फॉर्मेशन है, एंड्रॉयड सिक्योरिटी अपडेट, मॉडल नंबर, बेस बैंड वर्जन, कर्नल वर्जन, इंटरनल स्टोरेज, और ये है इम्पॉर्टेंट सेफ्टी इन्फॉर्मेशन। इसमें आप लीगल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग ये हालांकि अभी काम आपको आएगा नहीं और इतना आता नहीं है, पर फिर भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप यहाँ पे जाके लाइसेंस और जो लीगल इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं अपने फ़ोन के रिलेटेड, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर आप स्टेटस पे जाएंगे तो यहाँ पे स्टेटस में आप बैटरी स्टेटस दिखा रहा है नॉट चार्जिंग, मतलब आपका स्मार्टफोन अभी चार्जिंग मोड पे नहीं है। उसके बाद बैटरी लेवल दिखा रहा है 57% बचा हुआ है। फिर यहाँ पे नीचे की तरफ फ़ोन नंबर, 2 सिम कार्ड स्लॉट्स हैं इसमें, तो दोनों में ही कोई भी सिम कार्ड इंस्टॉल्ड नहीं है, वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। फिर सिम का स्टेटस जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है, और फिर ये फ़ोन का IMEI नंबर यहाँ से आप देख सकते हैं, और IP एड्रेस और डिवाइस वाईफाई मैक एड्रेस, ब्लूटूथ एड्रेस, अप टाइम, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। अब यहाँ पे हम बैक आते हैं मेन पेज पे, जो हमारा अबाउट फ़ोन का सेक्शन था। यहाँ पे आप बैकअप एंड रिस्टोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपने फ़ोन का जो भी डेटा है वो बैकअप करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, और यहाँ से आप बैकअप ले सकते हैं आपके कॉन्टैक्ट्स का, और मतलब कॉल हिस्ट्री का, और बाकी और भी जो सेव्ड आइटम्स आपके स्टोरेज में हैं उससे रिलेटेड। उसके बाद आप यहाँ से एग्ज़िट करेंगे तो ये बैकअप की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, यानी कि मेरे गूगल अकाउंट पे मैंने कितना बैकअप ले रखा है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, और बैकअप की सारी डिटेल्स यहाँ पे शोकेस कर रही है, जैसे ऐप्स, फोटोज़ एंड वीडियोज़ में
जैसे नो डेटा बैकअप, मतलब ऐप्स का कोई भी डेटा मेरे गूगल अकाउंट पे बैकअप नहीं है वो दिखा रहा है। फिर फोटोज़ एंड वीडियोज़ में मैंने बैकअप ऑफ कर रखा है तो वो ऑफ दिखा रहा है। फिर SMS और कॉल हिस्ट्री का ये सब बैकअप आप यहाँ से, इवन आप यहाँ से स्टोरेज भी मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि आपका जो गूगल अकाउंट है उसमें कितना स्टोरेज यूज़ हुआ है, यानी कि गूगल ड्राइव में कितना स्टोरेज यूज़ हुआ है, जीमेल में कितना स्टोरेज यूज़ हुआ है, या गूगल फोटोज़ में कितना स्टोरेज यूज़ हुआ है। अभी हाल फिलहाल मैंने ये अकाउंट नया बनाया है तो मतलब इसे यूज़ नहीं किया गया है उतना, तो इस वजह से ये सारा जो है ये 0 बता रहा है। पर जैसे ही आप गूगल ड्राइव यूज़ करते हैं, जीमेल यूज़ करते हैं, गूगल फोटोज़ यूज़ करते हैं, जो यहाँ पे जो स्टोरेज है वो बढ़ती जाती है। उसके बाद हम यहाँ पे बैक जाएंगे और बैक जाएंगे और यहाँ पे हेल्प एंड फीडबैक। अगर आप कोई फीडबैक चाहते हैं या कोई कि जैसे देखिए यहाँ पे हाउ कैन आई बैकअप माई आइटम्स, या कोई भी इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन है अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाके क्लिक करके उसके बारे में जान सकते हैं। और फिर उसके बाद गूगल अकाउंट से रिलेटेड यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कि कौन सा गूगल अकाउंट इसमें लॉग्ड इन है और वही सारा इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे हमने देख लिया बैकअप एंड रिस्टोर। अब हम आते हैं फैक्ट्री रीसेट पे। अब फैक्ट्री रीसेट क्या है कि जनरली जब आप चाहते हैं कि आप अपना फ़ोन अब यूज़ नहीं कर रहे हैं या आप अपना फ़ोन किसी और को बेच रहे हैं और आप चाहते हैं कि इसका सारा जो भी डेटा है आपने अपने किसी और डिवाइस में स्टोर कर दिया है। मान लीजिए मैंने मेरे फ़ोन से लैपटॉप में सारे फ़ोटोज़, वीडियोज़ और जो भी स्टोरेज है, म्यूज़िक है, वो सब ट्रांसफ़र कर दिया है। अब मैं इस फ़ोन को किसी और को देना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरा जो डेटा है इसमें से डिलीट हो जाए, कुछ भी इसमें ना बचे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर फैक्ट्री रीसेट में आके यहाँ पे इरेज ऑल डेटा करूँगी तो सारा जो भी फ़ोन का डेटा है वो सारा डिलीट हो जाएगा। अब इसमें क्या क्या डिलीट होगा देखिए, कॉन्टैक्ट्स आपके डिलीट होंगे, फोटोज़ एंड वीडियोज़ डिलीट होंगे, एप्लीकेशंस, अकाउंट्स, बैकअप्स, SD कार्ड, सारा सब पूरा डेटा जो है वो रीसेट हो जाएगा। यानी कि जैसा आपका फ़ोन नया था पहले कि कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, फ़ोटोज़ नहीं थे, वीडियोज़ नहीं थे, बैक वही स्टेज पे वो पहुंच जाएगा। उसके बाद नीचे की तरफ आपको यहाँ पे सर्टिफिकेशन मिल जाता है आपके डिवाइस का। देखिए मॉडल नंबर और BIS स्टैंडर्ड मार्क दिया गया है और ये आपके फ़ोन का सर्टिफिकेशन है। तो इस तरीके से ज़रूरत पड़ने पर या अगर आप सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो अपने फ़ोन के सेटिंग्स में जाकर, अबाउट फ़ोन में जाकर आप अपने फ़ोन के बारे में सारी डिटेल जान सकते हैं। अब हम जानेंगे कि हम दो स्मार्टफोन डिवाइसेस यानी कि दो फोन्स के बीच में डेटा ट्रांसफर आपस में कैसे कर सकते हैं। अब जब डेटा ट्रांसफर करने की बात आती है तो उसमें आप फोटोज, वीडियोस, म्यूजिक, डॉक्यूमेंट्स, हर तरह की फाइल्स ट्रांसफर कर सकते हैं। पहले जब एप्लीकेशंस ऐसे ट्रांसफर वाले नहीं हुआ करते थे तो ब्लूटूथ यूज किया जाता था फाइल्स ट्रांसफर करने के लिए, पर ब्लूटूथ की एक लिमिटेशन थी और ये लिमिटेशन अभी भी है कि आप बहुत ही तेज़ी से उसमें फाइल्स ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो, बहुत समय लगता है और बड़ी फाइल्स ट्रांसफ़र नहीं होती थी। पर कुछ एप्लीकेशंस के ज़रिए जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल हैं उन्हें इंस्टॉल करके हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में फाइल्स आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये एप्लीकेशंस आप तब यूज़ कर सकते हैं जैसे समझिए आपने कोई वेडिंग फंक्शन या कोई सेलिब्रेशन या कोई ओकेशन की अपने फ़ोन में बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची है। अब आपको उन फोटोज़ या वीडियोज़ को
अपने किसी दोस्त को या फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करना है, तो व्हाट्सएप पे इतने सारे फाइल्स भेजने से अच्छा अगर आप कोई ऐसा एप्लीकेशन यूज़ करेंगे जिसके ज़रिए बहुत सारी फाइल्स, मतलब बहुत लार्ज फाइल्स एक साथ कुछ ही सेकेंड्स में ट्रांसफ़र हो जाए, तो आपको ये एप्लीकेशन यूज़ करना चाहिए। इवन ये एप्लीकेशंस तभी भी काम आएंगे जब आप अपने स्मार्टफोन को किसी और को दे रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसका डेटा आप कहीं स्टोर कर लें, तभी भी आप ये एप्लीकेशंस यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम दोनों फ़ोन्स को लेकर समझते हैं कि आप इस एप्लीकेशन को कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे इसके ज़रिए आप फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब मुझे इस फ़ोन से इस वाले फ़ोन में कोई फ़ाइल ट्रांसफ़र करनी है, तो मैं सेंड पर जाऊंगी और देखिए यहाँ पे मेरे फ़ोन में जो भी फाइल्स हैं वो यहाँ पे आपको शो हो रही हैं। जैसे ये एप्लीकेशंस हैं, मैं कुछ फाइल्स ट्रांसफ़र करना चाह रही हूँ, तो मैं फाइल्स पर जाऊंगी और या फिर समझिए मुझे कोई वीडियो ट्रांसफ़र करना है, तो वीडियो पे जाके मैं जिस भी वीडियो को ट्रांसफ़र करना चाहती हूँ उस वीडियो को क्लिक कर सकती हूँ। मान लीजिए मुझे ये वाली वीडियो ट्रांसफ़र करनी है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर उस वीडियो को क्लिक करके सेंड पर क्लिक करूँगी। अब यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि ड्यू टू एंड्रॉयड लिमिटेशन देयर आर सेवरल परमिशंस नीडेड टू एंश्योर ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे आपको ये परमिशन प्रोवाइड करनी होगी, तो हम सबसे पहले तो इसे अलाउ कर देंगे ताकि ये एप्लीकेशन हमारे फ़ोन में वर्क कर सके। उसके बाद अलाउ शेयर टू टेक पिक्चर्स एंड रिकॉर्ड वीडियो, आपको ये भी एक्सेस उसे देना होगा। तो वाइल यूजिंग द ऐप आप सिलेक्ट कर लीजिए और इस तरीके से आपने एक्सेस दे दिया है। अब जिस भी वीडियो को आप शेयर करना चाहते हैं उस वीडियो को आप सिलेक्ट करेंगे और जब आप सेंड पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए कैमरा ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको अपने दूसरे डिवाइस में, जिस डिवाइस में आप फाइल्स ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, उस डिवाइस में एक QR कोड होगा, उसे इस फ़ोन से स्कैन करना है। तो हम हमारे फ़ोन को लेकर जा रहे हैं दूसरे डिवाइस के पास और देखिए ये स्कैन हो गया और यहाँ पे स्कैन होते ही ये हमारे फ़ोन से कनेक्ट हो गया है। अब हम कनेक्ट पर क्लिक करेंगे, कनेक्टिंग टू डिवाइस आ रहा है देखिए और बता रहा है कनेक्शन सक्सेसफुल। और ये देखिए हमारे सामने ये वीडियो कितनी तेज़ी से ट्रांसफ़र हो रहा है और ये कंप्लीट हो गया है। जो वीडियो जो हम ट्रांसफ़र कर रहे थे ये हमारे फ़ोन में देखिए आ चुका है। तो इस तरीके से अब बहुत आसानी से और बिना कोई एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट किए आप दो फ़ोन्स के बीच पे ईजिली फाइल्स, वीडियोस, इमेजेस, एप्लीकेशंस या हर तरह के डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के ज़रिए। ये एप्लीकेशन अपने फ़ोन में ज़रूर इंस्टॉल करिएगा और अगली बार से जब भी आप अपने फ़ोन में से कोई भी डेटा एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर रहे होंगे तो इस एप्लीकेशन को ज़रूर यूज़ करिए। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि जब आप अपने फ़ोन से दूसरे फ़ोन के QR कोड को स्कैन करेंगे तो ये ध्यान रखिए कि उस फ़ोन का वाईफाई कनेक्शन जो है वो ऑफ पे हो। उसके बाद आपके सामने वो QR कोड डिस्प्ले होगा जिसे स्कैन करके आप फाइल्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब चैप्टर में आगे बढ़ते हुए इस सेक्शन में हम जानेंगे कि कैसे आप गूगल मैप्स का इस्तेमाल करके अपने रास्ते को खोज सकते हैं, यानी कि अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए कैसे आप गूगल मैप्स का इस्तेमाल करके डायरेक्शंस को जान सकते हैं। गूगल मैप्स एक ऐसा यूजफुल एप्लीकेशन है जिसका यूज करके आप अपने करंट लोकेशन से
अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए पाथ या फिर डायरेक्शंस को जान सकते हैं। तो आइए आप जानते हैं कि कैसे आप गूगल मैप्स पे किसी भी लोकेशन को ढूंढ सकते हैं। गूगल मैप्स पे किसी भी लोकेशन को सर्च करने के लिए आप सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल मैप्स को ओपन करेंगे। सबसे पहले जब आप गूगल मैप्स ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने एक मैप नज़र आ रही है। इस मैप में आप अपना करंट लोकेशन देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप जूम इन करेंगे तो आप एग्जैक्ट अपनी करंट लोकेशन देख पाएंगे। अपने आसपास की जो भी लोकेलिटीज़ में कौन सी जगह है वो देख पाएंगे। अगर आप जूम आउट करते हैं तो आप मैप को एक और वाइडर पिक्चर के साथ देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप ऊपर की तरफ यहाँ पे सर्च बार में देखेंगे तो यहाँ पे आप वो डेस्टिनेशन या वो लोकेशन आपको डालनी होती है जिसके डायरेक्शंस को आप ढूंढ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप जो भी एड्रेस पे जाना चाहते हैं उसे आप यहाँ पे टाइप करें। टाइप करने के बाद आप यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास का जो आइकन है उस पे ऐसे टैप कर सकते हैं। तो यहाँ से आप जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहते हैं वो ऑप्शन आप सिलेक्ट करें और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि एक रेड डॉट के जरिए मैप पे उसकी करंट लोकेशन दिखाई दे रही है। अब मान लीजिए अगर आप कोई फेमस लैंडमार्क या कोई फेमस स्पॉट या कोई फेमस लोकेशन है वहां तक अगर आप पहुंचना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली जाके सर्च बार में जाकर आप उस लोकेशन को डाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये लोकेशन डालते हैं और अगर हम जाके मैग्नीफाइंग ग्लास आइकन पे टैप करते हैं तो इससे रिलेटेड जो भी ऑप्शंस हैं वो आपको दिखा देगा। अब आप चाहें तो यहाँ पे जाके आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। इवन आप मैप को जूम इन करके भी अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं और उस एग्जैक्ट लोकेशन को टैप करके सिलेक्ट कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि जैसे ही आप टैप करते हैं तो यहाँ पे वो आपको डायरेक्शंस को स्टार्ट करने का ऑप्शन दे देता है। तो इस तरीके से आप गूगल मैप्स पे जाकर अपने डेस्टिनेशन की एड्रेस डालकर उसकी डायरेक्शंस को सर्च कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं जिस भी डेस्टिनेशन को आपने सिलेक्ट किया था उसके डायरेक्शंस को आप कैसे ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे जिस डेस्टिनेशन को हमने सिलेक्ट किया था वहाँ पे सिलेक्ट करते ही आप देखेंगे कि नीचे की तरफ एक डायरेक्शंस नाम का आइकन नजर आ रहा होगा आपको। इस डायरेक्शंस पे आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही डायरेक्शंस पर क्लिक करते हैं ये आपको रूट दिखा देता है कि आपके करंट लोकेशन से डेस्टिनेशन की दूरी कितनी है और कैसे आप उस तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपको करंट लोकेशन बता रहा है। आप चाहें तो एक स्टार्टिंग पॉइंट डाल सकते हैं जहां समझिए अगर आप किसी स्पेसिफिक लोकेशन से आपके डेस्टिनेशन तक डायरेक्शंस देख रहे हैं तो आप यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट डालें। अब यहाँ पे हमारा करंट लोकेशन बता रहा है, पर अगर हम कोई स्टार्टिंग पॉइंट डालना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट डाला और इसे यहाँ से टैप करके सिलेक्ट कर लिया। अब आप देखेंगे कि करंट लोकेशन से ये स्विच होकर आपने जो स्टार्टिंग पॉइंट सिलेक्ट की थी अब वो वहां से दिखा रहा है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो प्रीव्यू के बगल में आपको एक स्टेप्स का ऑप्शन दिख रहा होगा। स्टेप्स वाले आइकन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिटेल सारी डायरेक्शन यहाँ पे नजर आएगी, जैसे कि कहाँ राइट मुड़ना है, कहाँ लेफ्ट मुड़ना है, कितने मीटर्स के बाद आपको डायरेक्शंस चेंज करनी है। अब इसके बाद आप स्टार्ट पे जाकर अपने नेविगेशन को शुरू कर सकते हैं। जैसे ही आप स्टार्ट पे टैप करते हैं तो देखिए ये आपको रूट दिखाना शुरू कर रहा है, यानी कि अब आप इस रूट को फॉलो करते हुए अपने डेस्टिनेशन तक आराम से पहुंच सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक और बात बता दूं कि अगर आप बैक जाते हैं तो यहाँ से आप अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन मोड से स्विच कर सकते हैं। यानी कि अगर आप अपने डेस्टिनेशन तक कार से पहुंच रहे हैं तो आप कार वाला ऑप्शन सिलेक्ट करें। अगर आप बाइक से पहुंचना चाह रहे हैं तो आप बाइक ऑप्शन सिलेक्ट करें। अगर आप बस या कोई और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं तो आप वो सिलेक्ट करें, और या फिर अगर आप वॉकिंग जा रहे हैं तो आप वॉकिंग वाला ऑप्शन सिलेक्ट करें। अपने सही ट्रांसपोर्टेशन मोड सिलेक्ट करने से गूगल मैप्स आपको सही टाइम एस्टिमेशन
यानी कि आपको कितना समय लगेगा अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, और सबसे आसान रूट और कितना ट्रैफिक है वो सही से आपको बता पाता है। तो इसलिए अपने डायरेक्शंस को सिलेक्ट करने से पहले और स्टार्ट करने से पहले ट्रांसपोर्टेशन मोड ज़रूर सिलेक्ट करें, और इस तरीके से आप गूगल मैप्स का इस्तेमाल करके अपने डेस्टिनेशन तक आसानी से पहुंच सकते हैं। अब आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे कि आपके फ़ोन में जो ये सेटिंग पैनल में जो ये ऑप्शंस आते हैं, ब्लूटूथ, वाईफाई, मोबाइल डेटा और जीपीएस, ये क्या करते हैं और आप कैसे इसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लूटूथ के बारे में। ब्लूटूथ एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है, यानी कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए आप किसी भी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मेरा कोई भी फ़ोन है और मैं इस फ़ोन को अपने कार के ब्लूटूथ से कनेक्ट करना चाहती हूँ, जिससे कि मैं अपने जो कॉल्स आ रहे हैं वो अटेंड कर सकूँ फ़ोन कार से, या फिर म्यूज़िक प्ले कर सकूँ या बाकी चीज़ें ऑपरेट कर सकूँ। तो कार से मेरे फ़ोन को कनेक्ट करने के लिए मैं ब्लूटूथ का यूज़ करती हूँ, और ब्लूटूथ का यूज़ करके आप अपने फ़ोन को किसी भी डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई वायरलेस ईयरफोन्स हैं, कोई बड्स हैं जो आप कनेक्ट करना चाहते हैं, तो वैसी सिचुएशन में आप अपने फ़ोन को ब्लूटूथ के ज़रिए ही उस डिवाइस से कनेक्ट करेंगे। अब ये एक बात आपको बता